हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और पिछली क्लासों को देख रहे होंगे। आगामी जो भी पेट बिहार पीसीएस 30 तारीख को एग्ज़ाम है, आगामी और भी जो एग्ज़ाम है उनको मेहनत तरीके से आप मैनेज करिए, मेहनत से पढ़िए। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा मोबाइल नंबर दिया, आप वहाँ हमको सामान्य अध्ययन संबंधी कोई भी नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की तरफ हम लोग भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश या ममलुक वंश देख रहे थे। ममलुक वंश में हम लोग शासक देख रहे थे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। हम लोग देखे कि जो बलबन था एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक रहा, जिसने दिल्ली के अमीरों के खिलाफ लौह एवं रक्त नीति चलाई, यानी खून के बदले खून की नीति चलाई। अमीरों का दमन किया अपने समय में। इसने सिजदा और पैपोस जैसी प्रथा को स्टार्ट किया। हमने बताया था सिजदा और पैपोस प्रथा क्या होती है, आप पिछली क्लासों में इसको देखें। फिर इसने नवरोज जो ईरानी त्योहार है फारसी, उसको इन्होंने नवरोज त्योहार मनाने का स्टार्ट किया। एक खुद को अपना खुदा का प्रतिनिधि बताता था। जो बलबन है कहता था मैं खुद खुदा के द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि हूँ। इसीलिए इसने देखा कि नियाबत एक खुदाई की, हम लोगों ने देखा कि ये उपाधि धारण किया। अल्लाह की परछाई बताता था, इसीलिए इसने जिल ए इलाही का क्या किया, अल्लाह की परछाई बताता था, जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया। हम लोग गयासुद्दीन बलबन में पढ़ने के बावजूद आगे की तरफ देखने वाले थे कि इसके द्वारा स्थापित कुछ विभाग थे गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, तो वही देखना है हमको। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा स्थापित विभाग क्या, स्थापित विभाग हेडिंग डालेंगे आप, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा स्थापित विभाग। कुछ इसने विभाग बनाया, क्या बनाया उसी को देखना है। इसने इसके समय में जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं विस्तृत शासन करने के लिए इसने निम्नलिखित विभाग बनाया। इसने निम्नलिखित विभाग बनाया। ठीक, शासन अपनी शासन व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ स्थित बनाने के लिए और उसको विस्तृत करने के लिए, ठीक, इसने निम्नलिखित विभाग बनाया। और इसके साथ साथ उस सेना को स्वयं नगद वेतन देने का, उनके हाथ में वेतन देने का इसने प्रारंभ किया। ऐसी व्यवस्था अपनाई कौन, बलबन ने। कौन कौन सा विभाग स्थापित किया है देखेंगे इसमें। गुप्तचर विभाग पहला होता था, गुप्तचर विभाग क्या हो रहा है। एक गुप्तचर विभाग पूरे साम्राज्य की जानकारी को लेकर बताते थे, जिसे कहा जाता था गुप्तचर विभाग को बरीद ए मुमलिक। ठीक, गुप्तचर विभाग को कहा जाता था क्या, बरीद ए मुमलिक। ठीक, इसका जो अधिकारी हुआ करता था, अधिकारी यहां लिख लेंगे, अधिकारी होता था। बरीद, जो अधिकारी हुआ करता था उसको बरीद बोला जाता था, क्या, बरीद। ठीक, आगे देखेंगे दूसरा जो इसने विभाग बनाया वो बनाया वित्त विभाग। क्या, वित्त विभाग। दूसरा इसने क्या बनाया, वित्त विभाग बनाया। इसको कहा जाता था दीवाने ए
दीवान ए विजारत, विजारत, ठीक, दीवान ए विजारत कहा जाता था। किसको? वित्त विभाग को। अगला जो विभाग बनाया इसने, सैन्य विभाग। वित्त विभाग का काम था राजस्व को इकट्ठा करना। अगला था सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। सेनाओं को अस्थायी सेना बनाया और उनको नगद वेतन देना स्टार्ट किया, ठीक। सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज, इसको कहा जाता था फारसी में दीवान ए आरिज या अर्ज, इसी को अर्ज भी कहते हैं, कहीं कहीं अर्ज लिखा हुआ मिलता है। इस सैन्य विभाग, ठीक, ये नोट कर लेंगे। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने व्यवस्था किया था। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक, ताकि उसको सुधारा जा सके, उसको बताया जा सके, ठीक। और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र के बुकों से, किरण पब्लिकेशन, यूथ कंपटीशन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो बुकों को लेकर के आप इसको पढ़ते रहिए। तो हम लोग देख रहे थे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। किसके? गयासुद्दीन बलबन के बारे में। आगे देखेंगे इसमें इसके दो पुत्र हुए, इसके दो पुत्र हुए, इसके दो पुत्र हुए, दो पुत्र हुए, यानी इसके दो बेटे थे। कौन कौन थे देखेंगे। नंबर 1 था शहजादा, शहजादा मोहम्मद, मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद। नंबर 2 देखेंगे बुगरा खां, बुगरा खां, बुगरा खां, ठीक। 2 इसके बेटे हुए। आगे लिखेंगे बलबन के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में, के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में 1287 ईस्वी में, 1287 ईस्वी में मंगोलों का, मंगोलों का, मंगोलों का, मंगोलों का आक्रमण हुआ, का आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, ठीक। कब हुआ? 1287 ईस्वी में। किसका आक्रमण हुआ? मंगोलों का आक्रमण हुआ। आगे देखेंगे उस समय सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में सूबेदार शहजादा मोहम्मद, शहजादा इसी का लड़का शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद कोष्टक में लिखेंगे सन ऑफ बलबन, बलबन का ही लड़का था, ठीक। सूबेदार शहजादा मोहम्मद था, ठीक, जो कि उस आक्रमण में मारा गया, उस आक्रमण में मारा गया, मारा गया, मारा गया। हम लोग मंगोलों के बारे में शुरू से ही देखते आ रहे हैं। इल्तुतमिश के समय ही जलालुद्दीन मकबरनी जो सिंध प्रांत के शासकों में आता है, उस पे मंगोल आक्रमण हुए 1221 में, और तब से आक्रमण चल रहे थे। जो इसका पिता है बलबन, बलबन खुद मंगोलों का गुलाम रहा, यानी मंगोल इसको बचपन में ही खरीद लिए थे, गुलाम बना कर ले गए थे, बाद में इसको गुलामों के रूप में बेचा। किसने? इसमें मंगोलों ने इसको बेचा था। और मंगोल एक जाति है, बर्बर जाति है, जो लड़ाकू थी, जो विकसित उस समय के जो राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, उनका काम था उनको लूटना, तहस नहस करना। तो गयासुद्दीन बलबन के यही समय में इसका लड़का सिंध प्रांत का क्या था? सूबेदार था, ठीक। सिंध प्रांत उस समय पाकिस्तान का ही क्षेत्र था, और वहां का ये सूबेदार, सूबे का मतलब उन्हें बताया था, सूबे का मतलब होता है प्रांत,
सूबे का मतलब प्रांत यानी जनपद, और उस प्रांत का जो राजस्व इकट्ठा करता था यानी उस प्रांत का जो अधिकारी हुआ करता था उसको सूबेदार कहा जाता था। तो सूबेदार इसका बेटा शहजादा मोहम्मद था। और 1287 में मंगोल आक्रमण हुए उस सिंध प्रांतों पे, जिसमें उस आक्रमण में इसका बेटा शहजादा मोहम्मद क्या हो गया, मार दिया गया। और जब मार दिया गया, अब उसका बड़ा बेटा जब मर गया तो बलबन की जो स्वास्थ्य प्रक्रिया थी उसी के शोक में खराब होने लगी, और 1287 में ही बलबन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे हम शहजादा मोहम्मद जो उसका बेटा था उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसी के शोक में इसकी भी मृत्यु हो गई, इसका स्वास्थ्य खराब होने लगा और इसकी भी मृत्यु हो गई। लिखेंगे 1287 में, 1287 ईस्वी, कितना 1287 से लिखेंगे अपने पुत्र के मृत्यु के, अपने पुत्र के मृत्यु के शोक से व्याकुलता के कारण इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, नीचे नोट करेंगे बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। बलबन का जो मकबरा है ये है मेहरौली आर्कियोलॉजी जो मेहरौली स्तंभ है, आर्कियोलॉजी पार्क दिल्ली, दिल्ली में नोट कर लीजिए, मेहरौली आर्कियोलॉजी पार्क दिल्ली में। आगे देखेंगे, इसमें स्टार बनाकर लिखेंगे बलबन अपने मृत्यु से पहले ही अपना अगला उत्तराधिकारी अपने पौत्र कै खुसरो, कौन, कै खुसरो, अंडरलाइन करेंगे इसको, कै खुसरो, और कोष्टक में लिखेंगे सन ऑफ शहजादा मोहम्मद, ठीक, कै खुसरो को शासक नियुक्त कर दिया था। जो बलबन था अपने मृत्यु से पहले ही अपने जो शहजादा उसका बड़ा बेटा हुआ करता था पहला, उसके पुत्र को कै खुसरो को ही ये पहला अपना उत्तराधिकारी क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। फिर कै खुसरो बना, कै खुसरो के बाद ही जो इसका मतलब चाचा था, कह लीजिए तो बलबन का दूसरा बेटा हुआ करता था कौन, बुगरा खां ने अपने बेटे को बैठाने के लिए कैकुकाबाद को बैठाने के लिए इसको हत्या करवा दिया कै खुसरो को, और ये मर गया। इसके बाद वो अगला शासक बना कौन, कैकुकाबाद। लिखेंगे आगे, वो भाई के लड़के को नहीं देखना चाहता था, इसीलिए इसकी हत्या करवाया और अपने बेटे को क्या किया, राजगद्दी पर बैठाया। कौन, बुगरा खां। किसका भाई था, शहजादा मोहम्मद का। और शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां दोनों किसके लड़के थे, बलबन के। ठीक, आगे हम देखेंगे अगला शासक कैकुकाबाद। बलबन के बाद जो अगला शासक आया कै खुसरो आया। कै खुसरो के बाद
हम देखेंगे कैकुकाबाद, कैकुका, कैकु, कैकुकाबाद। ठीक, समय लिखेंगे इसका 1287 से 1290 ईस्वी। कहाँ से? 1287 से 1290 ईस्वी। ठीक, लिखेंगे इसमें यह बुगरा खां का लड़का था, बुगरा खां। ठीक, बुगरा खां कौन था? सन ऑफ बलबन, बलबन। सन ऑफ बलबन। ठीक, लड़का था। आगे लिखेंगे इसने मलिक फिरोज खिलजी, मलिक फिरोज खिलजी, इसका नाम याद रखेंगे, आगे यही चल करके शासक बनेगा। मलिक फिरोज खिलजी को अपना सूबेदार बनाया था समाना का। समाना कहाँ पड़ता है? पंजाब में। एक नगर का नाम है, पंजाब में पड़ता है समाना का। समाना को सूबेदार बनाया था कौन? कैकुकाबाद। किसको? मलिक फिरोज खिलजी को। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे कैकुकाबाद। इसने दिल्ली में किलोखरी का किला बनवाया। किलोखरी का किला बनवाया। का किला मतलब विशाल भवन, किला बनवाया। अधिकतर जो किला के निर्माणकर्ता माने जाते हैं, पहले तो ये लोग ही थे, लेकिन बाद में अंग्रेज आए जो अपनी सुरक्षा के लिए किला बनवाने लगे। आगे देखेंगे फिर कैकुकाबाद के हटने के बाद जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का अंतिम शासक बना, वो बना था कैमूर्स। कौन? कैमूर्स। हुआ क्या, जो कैकुकाबाद था इसी को मलिक जो सरवर था, मलिक फिरोज जो खिलजी था, इसी का जो सूबेदार था, इसको नदी में फेंकवा दिया था, यमुना नदी में। आगे की तरफ देखेंगे, दिल्ली से गुजरती है। अगला शासक कैमूर्स। कौन? कैमूर्स। इसका जो शासन रहा है 1290 में ही रहा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अंतिम शासक है। ठीक, लिखेंगे इसमें यह ममलूक वंश का अंतिम शासक। ठीक, आगे लिखेंगे यह 3 महीने के बाद फिरोज खिलजी, जो मलिक फिरोज खिलजी था, मलिक फिरोज खिलजी के द्वारा हत्या में मारा गया। ठीक, ये 3 महीने में मार दिया गया, खत्म हो गई इसकी कहानी। इसके बाद जो अगला दिल्ली सल्तनत पे वंश बना, खिलजी वंश। ठीक, जो दिल्ली सल्तनत में जिसका सबसे कम शासनकाल रहा है, कौन स्थापना करेगा? मलिक फिरोज खिलजी। ठीक, जिसके बारे में भी हमको पढ़ना है। अब तक हम लोगों ने गुलाम वंश के शासकों में देखा, सबको देखा। ठीक, और इनको याद भी आपको रखना है। ठीक, कैसे कैसे हम लोग थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे। पहला कौन था शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन
ऐबक, जो इम्पोर्टेंट है अगर उन्हीं को याद कर लेते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका जो अगला आया इल्तुतमिश, ठीक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद एक शासक आया बहराम शाह। कौन? बहराम शाह, जो रजिया सुल्तान का भाई था। फिर रजिया सुल्तान, रजिया आई, रजिया सुल्तान। फिर अगला जो रजिया के बाद बना वो बना आराम शाह, आराम शाह, ठीक। आराम शाह के बाद बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद हमने देखा कौन बना, कै खुसरो बना। फिर कैकुकाबाद, कैकुका, कैकुबाद या कैकुकाबाद, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे तो अगला बना कैमूर्स। कौन? कैमूर्स, अंतिम शासक। बीच में जो और भी फुटकर आए हैं उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस इनको याद रखेंगे। शासकों का क्रम, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई इसको देखना है, ठीक। और इनकी जो राजधानी है लाहौर पहले थी ऐबक और इल्तुतमिश के समय, सॉरी, ऐबक और उसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा, उसके समय कहाँ रही? लाहौर रही। फिर बाद में दिल्ली आई, तब से लेकर अभी तक दिल्ली राजधानी है। अब गुलाम वंश यानी मामलुक वंश 1206 से चला और 1290 में खत्म हो गया। यानी लगभग दिल्ली सल्तनत में 84 सालों तक एक गुलाम वंश यानी मामलुक वंश स्वीकार किए, चलाए। और इसके बाद अब आगामी जो वंश चलेगा वो खिलजी वंश होगा, ठीक। मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।